बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तस्नीम अहमद सिद्दीकी है और मैं अपने प्रोग्राम मानो या ना मानो के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। यूँ तो आज के काफ़ी मौजू हैं जिन पे कि बात की जा सकती है। मिसाल के तौर पे चाइना और भारत की लड़ाई, कोरोना और बिलावल, उसके अलावा बजट के सिलसिले में की गई तकारीर और जस्टिस फ़ायज़ ईसा। लेकिन मेरा ख़्याल है कि मैं आज सिर्फ जस्टिस फ़ायज़ ईसा पे बात कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये चीज़ें जो चल रही हैं इनमें कहीं भी कानून नहीं है जिससे कि तारीख़ लिखी जाएगी। जस्टिस फ़ायज़ ईसा एक कानून है जो कि तारीख़ लिखेगा। अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि जस्टिस फ़ायज़ ईसा का केस जिस तरीके से तवालत इख्तियार करता जा रहा है, ये चीज़ काफ़ी सवालात को जन्म दे रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस का फ़ैसला करना भी चाहते हैं या नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंसाफ करना चाहते हैं या जज बिरादरी को बचाना चाहते हैं। बहरहाल मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो बेंच जो कि इस पर काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का वो बेंच जो कि इस केस को सुन रहा है, वो जितने ज़्यादा सवालात कर सकते हैं, वो जितनी ज़्यादा तवालत दे रहे हैं इस केस को, मेरा ख़्याल है ये केस इतनी ज़्यादा तवालत का अहल नहीं था। मेरा ख़्याल है इस केस पे इतनी ज़्यादा तवालत की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन लग ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये 10 रुकनी बेंच सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ के पीछे पड़ा हुआ है कि किसी तरीके से अपनी जज बिरादरी को बचाया जा सके, किसी तरीके से जस्टिस फ़ायज़ ईसा को इस केस से सुरखरू करके निकाल दिया जाए और किसी तरीके से इस केस में इतनी तवालत पैदा की जाए कि हुकूमत ये कहे कि जनाब हमारे से गलती हो गई, हमने एक बहुत बड़ा गुनाह कर लिया, हमने जिस जज के ख़िलाफ़ केस आपकी अदालत में किया था दायर, हम वो केस वापस ले रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि जस्टिस फ़ायज़ ईसा ने बेईमानी की या नहीं की। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच इस केस को इतनी तवालत क्यों दे रहा है। और तवालत देने का मसला ये है कि आज 16 जून की पेशी के बाद सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौसम गर्मा की तातीलात के लिए बंद हो जाएगी। और फिर ये जो कहा जा रहा है कि ये टेली कॉन्फ्रेंस के तहत ये केस सुना जाएगा, तो नहीं जनाब आला, आप जिस केस का फ़ैसला सामने खड़े होकर नहीं कर सक रहे, आप उस केस को टेली कॉन्फ्रेंस पर किस तरह सुनेंगे। क्योंकि टेली कॉन्फ्रेंस में तो काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। टेली कॉन्फ्रेंस में तो फिर ये भी हो जाएगा कि आज किसी अदालत में बिजली नहीं थी, आज किसी जगह का मवासलाती राब्ता टूट गया, आज किसी जगह इंटरनेट नहीं था, और आज ये हो गया, आज ये हो गया, अगर आपने इस तरह सुना। सवाल दूसरा ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान, मोअज़्ज़िज़ कहना पड़ेगा क्योंकि अगर मोअज़्ज़िज़ ना कहा तो बहुत से ख़दशात जन्म लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की गई। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान इस केस को इतनी तवालत क्यों दे रहे हैं, वो क्यों मीन मेख निकाल रहे हैं। सवाल सिंपल सा था कि क्या जस्टिस फ़ायज़ ईसा के असासे उनकी इनकम के मुताबिक हैं या नहीं। एक, क्या जस्टिस फ़ायज़ ईसा के ये जो असासे हैं ये अगर उनकी बीवी के हैं तो वो कौन से ज़राए थे, वो कौन सी आमदन थी जिसकी वजह से इन्होंने ये असासे बना लिए। 2, और अगर ये असासे सही भी थे तो पाकिस्तान से पैसा किस तरह बाहर गया, वो कौन से ज़राए थे जिसकी तहत जस्टिस फ़ायज़ ईसा की बेगम पैसा पाकिस्तान से बाहर ले गई। क्या उन्होंने जस्टिस फ़ायज़ ईसा का असर व रसूख इस्तेमाल किया, क्या
जहाज़ में सफ़र करते हुए उन्होंने फ़ाइज़ ईसा का असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए अपना सामान बग़ैर चेकिंग के सिक्योरिटी से गुजारा? क्या उन्होंने हुंडी के ज़रिए पैसा भेजा, या क्या उन्होंने बैरून मुल्क किकबैक्स लीं, या बैरून मुल्क फैसले उनके मियाँ ने पाकिस्तान में किए हैं और किकबैक्स उन्होंने बैरून मुल्क वसूल किए? ये वो सवालात थे जो कि अदालत के सामने आने चाहिए थे, लेकिन जस्टिस साहिबान इस तरफ गौर नहीं कर रहे। और जबकि हुकूमत के वकील फरोग नसीम भी ये बातें इसलिए नहीं कह सक रहे क्योंकि इन्हें भी तौहीन अदालत या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो भी कह दें आप, उर्दू में कह दें या इंग्लिश में कह दें, मायने तो एक ही है कि उन्हें भी इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। लेकिन सवाल यहाँ भी नहीं आ रहा। सवाल ये रहा कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल तौर पे हुकूमत को डराने धमकाने में लगी हुई है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का हर जज जो इस बेंच में बैठा है वो बार बार ये कहता है, अच्छा ये कैसे हुआ, अगर ये हुआ तो हुकूमत के साथ ही हो जाएगा, अगर ये हुआ तो हुकूमत के साथ ही हो जाएगा। जनाब, हुकूमत के साथ तो बाद में होगा, वो आपने फैसलों में लिखना है कि हुकूमत साबित नहीं कर सकी, जिसके बाद उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाए। आप पहले क्यों डरा धमका रहे हैं? आप पहले क्यों केस की को जिन खतूत पे केस चलाया जा रहा आप उनको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आप जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ केस नहीं सुनना चाहते, आप नहीं चाहते कि आपकी जज बिरादरी का एक बेईमान जज जो है ना उसके खिलाफ केस आपकी अदालत में आए और आपको फैसला करना पड़े, तो आप वैसे ही कह दें कि ये केस हम फेंक देते, क्योंकि इंसाफ तो वो भी नहीं होगा अगर आप ये केस वापस हो गया। बल्कि अब तो मैं ये कहूँगा कि अब अगर ये केस हुकूमत वापस भी लेती है तो अदालत का टाइम ज़ाय करने के जो जुर्माना है, जो पेनल्टी है हुकूमत पे, वो लगनी चाहिए कि तुमने अदालत का कीमती वक्त ज़ाय किया। वैसे तो जजेस का टाइम ही क्या होता है, 1.5-2 लाख केस पड़े तो ये कीमती वक्त ही तो बचाया जजेस ने अपना, कि उन्होंने केस नहीं सुने और केसेस की तादाद 1 लाख से 1.5 लाख, 1.5 लाख से 2 लाख और पता नहीं ये कहाँ तक जाएगी, ये हो रहे हैं। बहरहाल मुझे इससे भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। सवाल ये है कि आज जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने एक सवाल उठाया कि मेरी जायदाद का पूछ रहे हैं, इमरान की जायदाद किधर है, उस्मान डार की जायदाद के बारे में क्यों नहीं पूछा जा रहा, और शहजादा अकबर की जायदाद। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा, पॉलिटिशियन ना बने आप। ये वो पॉलिटिशियंस की तरह आप बात कर रहे हैं कि अगर मैंने बेईमानी की है तो तुम भी तो फलां जगह बेईमान थे, तुमने भी तो बेईमानी की। आप ये सवाल मत करें। सवाल आपसे हो रहा कि आपने बेईमानी की या नहीं की। आप हाँ या ना में जवाब दें कि आपने बेईमानी की या ना नहीं की। और जज साहिबान को भी ये जो दाव पेच हैं अदालत के और अदलिया के, क्योंकि फ़ाइज़ ईसा साहब खुद भी वकील रह चुके हैं और ये दाव पेच उन्हें भी आते हैं, वो जज भी रहे हैं, तो ये दाव पेच उन्हें भी आते हैं। तो ये जस्टिस फ़ाइज़ ईसा, आप ये सवाल मत करें कि जी इमरान की ये जायदाद है, उस्मान डार की ये जायदाद है, या शहजादा अकबर की ये जायदाद फलां जगह है। आप अपने बारे में बताएं। आप ये बताएं कि जनाब मेरी ये जायदाद इन ज़राए से ली गई है, इन ज़राए की वजह से ये जायदाद मेरी इतनी बनी है, और ये वो ज़राए हैं, ये वो वसाइल हैं। नवाज शरीफ वाले नहीं, जो उसने कहा था ये वो ज़राए हैं और ये वो वसाइल हैं जो जिनसे कि हमने पैसा कमाया। तो बाद में उसका हशर भी आपके सामने है। मेरा ख्याल है आप ये वो ज़राए हैं और ये वो वसाइल कहने के काबिल भी नहीं है। आपने जिन केसेस पे फैसले किए हैं, अब देखने का काम सुप्रीम कोर्ट का ये वो है कि वो ये देखे कि आपने किन किन बड़े केसेस पे फैसले किए, कौन कौन से बड़े केसेस थे जिनके आपने फैसले किए, जिस पे कि आपको किकबैक मिल सकती है, और वो किकबैक आपको यहाँ ना मिली हो, वो आपको इंग्लैंड में मिल गई हो। नंबर 1। नंबर 2, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आपने कोई
چھوٹے چھوٹے فیصلے کیے ہیں اور یہاں پہ پیسے وصول کر کے آپ نے ان کی وصولی جسے ہنڈی کہتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہوگا جج صاحبان کہ جسے ہنڈی کہتے ہیں، ہنڈی کے تحت آپ نے انگلینڈ میں پیسے وصول کر لیے ہیں۔ جسٹس فائز عیسیٰ، آپ ایک بے ایمان جج ہیں، آپ اس چیز کو مانیں، اور باقی جج صاحبان جو کہ یہ کیس سن رہے ہیں، اگر آپ ایک بے ایمان جج کا اس طرح دفاع کر رہے ہیں تو پھر ایماندار آپ بھی نہیں ہیں، بے ایمان آپ بھی ہوں گے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ ایک بے ایمان ہی دوسرے بے ایمان کو بچانا چاہتا ہے۔ آپ اس طرح جسٹس فائز عیسیٰ کو بچا رہے ہیں۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے ایک اور بات بھی کی کہ شہزاد اکبر کی تقرری غلط ہے اور جتنے پیسے اس پہ خرچ ہوئے ٹی اے ڈی اے پہ، دوروں پہ، تنخواہوں پہ، وہ سب خزانے میں جمع کرائے جائیں۔ بالکل، اگر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ بدنیتی پہ کیس تھا آپ کے خلاف تو آپ سب کو لٹکا دیں، لیکن اگر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ کے فیصلوں میں بدنیتی شامل ہے تو وہ تمام فیصلے جو کہ آپ نے کیے ہیں حدیبیہ سمیت، میں چلے نام بھی لے دیتا ہوں، وہ تمام کیسز دوبارہ کھولے جائیں اور آپ کی تمام تنخواہیں، مراد اور یا جو کچھ بھی آپ نے حکومت سے وصول کیا ہے وہ آپ سے بھی واپس لیا جائے۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ شہزاد اکبر سے واپس لیں آپ نے جو کہا، لیکن غلط ہونے کی صورت میں آپ سے بھی یہ چیزیں واپس لی جائے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور اگر یہ چیز ثابت نہیں ہو سکتی تو پھر سپریم کورٹ کے ججز واضح الفاظ میں لکھیں، کیونکہ آج تک سپریم کورٹ جو بھی فیصلے لکھتی ہے اس میں اگر مگر چونکہ چنانچہ لہٰذا یہ الفاظ شامل کیے جاتے ہیں۔ عدالت کیا یہ بینچ کلیئر کٹ کہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ ایک ایماندار آدمی ہے یا جسٹس فائز عیسیٰ ایک بے ایمان آدمی ہے؟ ہر دو صورتوں میں جو بھی ہو اسے یہ جو میں نے 4-5 لفظ بولے اگر مگر چونکہ چنانچہ لہٰذا ان کے استعمال کے بغیر فیصلہ کرے۔ بہرحال ابھی تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کا کیس کہاں تک جاتا ہے، کیونکہ عدالت اس میں جسٹس فائز عیسیٰ کو بھی مکمل ٹائم دے رہی ہے، اور وہ ٹائم دینے کا مقصد یہ ہے کہ جو تم نے منی ٹریل بنانی ہے، جو تم نے کاغذ بنانی ہے، جو تم نے ڈاکومنٹس بنانے تم بنا لو، ورنہ یہ کیس اتنا لمبا جانے والا نہیں تھا۔ لیکن کیونکہ پاکستان عدلیہ کی تو تاریخ ہے کہ کیس میں ہر کیس میں تاریخ پہ تاریخ اور پھر تاریخ ہوتی ہے، تو یہ تو پھر جسٹس کا کیس ہے تو اس میں تو تاریخ پہ تاریخ پھر تاریخ اور تاریخ ہوگی۔ تو بہرحال میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، ابھی دیکھتے ہیں، لیکن یہ کیس میرا خیال ہے گرمی کی تعطیلات کے بعد بھی سننے میں آئے گا، تو اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ گرمی کی تعطیلات تک نہیں، اس کیس کے سلسلے میں آپ سے بات چیت کرتا رہوں گا، لیکن آج کے لیے مجھے اجازت دیں کیونکہ کیس جسٹس کے خلاف ہے اور سپریم کورٹ کے جج صاحب بن رہے ہیں، تو اللہ ہی خیر کرے کہ اس کیس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کیا تو برائے مہربانی سے سبسکرائب کریں۔ میں کچھ الفاظ سخت کہہ جاتا ہوں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ پاکستان میں نرم الفاظ میں جج صاحبان بھی فیصلے نہیں کرتے، وہ بھی اس سے زیادہ سخت رویہ اختیار کرتے اگر انہوں نے کسی کیس کو ختم کرنا ہو۔ لہٰذا مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ سے رابطہ رکھوں گا۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔